स्टार्ट कर सकते हैं। दिमाग बिल्कुल फ्रेश है ना? हाँ। कस्टम का जब भी नाम आता है इसका मतलब होता है रीति रिवाज, होता है ना। ये तो हमारे घर का कस्टम है, होता है ना। पहले ज़माने में शुरू वाले जब राजा महाराजाओं का दौर चल रहा था तो तुम लोग को याद होगा कि बड़े बड़े दरवाजे लगे रहते हैं, बड़े बड़े दरवाजे लगे रहते हैं। और जब कोई एंट्री करता था उस शहर में तो उस दरवाज़ों को खोला जाता था। याद है? कह रहे याद है। तुम इतने पुराने कब से हो गए? अच्छा, सीरियल्स में देखते हो। अच्छा, हमें लगा उतने कब से पुराने हो गए। कह रहा याद है। तो वहाँ जब कोई एंट्री करता था तो वो फिर शुल्क देता था। क्या देता था? एंट्री करने पर शुल्क देता था। उस समय उसका नाम था शुल्क। या जब भी कोई बाहर से आता था तो राजा के लिए गहने, सोने चांदी के सामान ले आता था, भेंट करता था कि हम आपके स्टेट के साथ बिजनेस करते हैं, तो ये रहा उपहार। क्यों? एक तरह से वो भी शुल्क था। धीरे धीरे ये कस्टम बन गया और कस्टम होते होते आज हम इसको कस्टम ड्यूटी का नाम देते हैं। कस्टम ही कस्टम है। इसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। लीगली देखा जाए तो इसके लिए हम लोग को कस्टम्स लॉ पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? लॉ। लॉ कभी अकेले एक्ट से नहीं आता। लॉ कभी अकेले एक्ट से नहीं आता। लॉ में हमको पढ़ना पड़ेगा कस्टम एक्ट 1962। सबसे पहले एक्ट जो बताएगा व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके साथ ही हमें कस्टम्स रूल पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? इंपोर्ट से रिलेटेड इंपोर्ट रूल्स, एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक्सपोर्ट रूल्स और बैगेज रूल्स, ये हम लोग को देखने पड़ेंगे। फिलहाल बैगेज इज द पार्ट ऑफ फाइनल लेवल। क्लियर? तो हम लोग को इंपोर्ट रूल्स, एक्सपोर्ट रूल्स और बैगेजेस, ये रूल्स हमें बताते हैं हाउ टू डू। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इज द पार्ट ऑफ एक्ट। हाउ टू डू इज द पार्ट ऑफ रूल्स। रूल्स हमें बताता है कि कैसे किया जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो एक्ट बताता है। रूल्स हमें बताता है कैसे करना है चीजों को। कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 ये बताता है टैक्स रेट। क्या बताता है? और इसमें दो शेड्यूल होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल होता है, जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल होगा वो इंपोर्ट रेट्स के बारे में बताता है, और जो सेकंड शेड्यूल है वो हमारा एक्सपोर्ट रेट्स के बारे में बताता है। इंपोर्ट रेट्स एंड एक्सपोर्ट रेट्स, सामान का दूसरे देश से इंडिया में आना इज नोन एज इंपोर्ट। इंडिया से सामान दूसरे देश में जाना इज नोन एज एक्सपोर्ट। आउटसाइड इंडिया से इंडिया में खरीदना या ले आना इंपोर्ट कहलाता है। इंडिया से सामान को दूसरे देश में बेचना या भेजना एक्सपोर्ट कहलाता है। हमें कस्टम्स एक्ट पढ़ना है, कस्टम रूल पढ़ने हैं, कस्टम्स टैरिफ एक्ट देखने हैं, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स देखने हैं। सर्कुलर्स बेसिकली ऑफिस नोट्स होते हैं।
ये सर्कुलर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, हम लोगों का आप लोगों का कोई लेना देना नहीं। कस्टम ऑफिसर्स का काम बताया जाता है, कैसे करना है क्या करना है, ये सर्कुलर होता है। कौन करेगा कौन, ये सर्कुलर होगा, ऑफिशियल होता है ये। हम लोग के मतलब की चीज़ रहेंगी तो हम लोग बिल्कुल देखेंगे। नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि वो चीज़ों को नोटिफाई कर सकते हैं, चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, चीज़ों को टैक्सेबल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एग्जेम्पशन, टैक्सेबिलिटी लाने का काम किसका है? गवर्नमेंट का, थ्रू नोटिफिकेशन। क्लियर है? हम लोग को एक्सप्लेनेशंस देखने हैं और केस लॉज भी देखने हैं। क्या देखने हैं? किसी चीज़ को समझाया जाता है कि इसका आप मतलब क्या समझेंगे। एंड जो इधर देखें, केस लॉस, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं उनको भी हमें रेफर करना पड़ेगा समय समय पर। ये सब मिलाकर हमारा बनता है लॉ। क्लियर है? हटा सकते हैं इसको। यानी कस्टम एक्ट में हम पढ़ेंगे क्या या कस्टम लॉ में पढ़ेंगे क्या? सामान क्या होते हैं, मीन्स गुड्स क्या होते हैं, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, टैक्स रेट्स क्या हैं, वैल्यूएशन के रूल्स क्या हैं, कैलकुलेशन का तरीका क्या है, किन चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है, किन चीज़ों को स्पेसिफाइड किया गया है, किन चीज़ों को नोटिफाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक, सबसे पहले तो हम इंडिया का मतलब समझ लें। क्या समझ लें? इंडिया मीन्स, सोचो इंडिया की डेफिनेशन है, इंडिया मीन्स, इंडिया को तुम लोग जो जानते हो सो जानते हो, जो सामान इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा वो या तो ज़मीन से होगा, हाँ या ना, व्हीकल्स का यूज़ करते हुए, व्हीकल का यूज़ करते हुए। अगर अमेरिका में भेजना है तो व्हीकल तो जा नहीं पाएगी, तो या तो एयरक्राफ्ट के थ्रू और या तो पानी के थ्रू, वेसल्स के थ्रू। तो 3 मोड्स नॉर्मली होते हैं, जल, थल, वायु। पानी से सामान जा सकता है, ज़मीन के रास्ते से सामान आ और जा सकता है, और तीसरा हवा के रास्ते सामान आ और जा सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन 3 तरीक़ों से होते हैं। तो नॉर्मली हम कन्वेंस का मतलब समझेंगे। कन्वेंस, कन्वेंस 3 चीज़ें होंगी, वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल। नोट कर लें, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कन्वेंस। कन्वेंस की डेफिनेशन में 3 चीज़ें आएंगी, वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल। वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल। मीन्स लैंड मास ऑफ इंडिया, प्लस सी। लैंड मास ऑफ इंडिया का मतलब क्या है और उसमें शामिल नहीं है, ढंग से सुनना। लैंड मास ऑफ इंडिया का मतलब क्या है और इसमें शामिल नहीं है 100% EOU। ढंग से सुनना, अभी मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, बाद में इन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगा, टेंशन ना लेना। EOU का मतलब होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। 100% EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक
जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, STP, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और HTP, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। क्लियर? ये चीज़ें शामिल नहीं हैं लैंडमास ऑफ इंडिया में। क्यों नहीं है, रीज़न देखेंगे। फिलहाल अभी तो हम अपनी चीज़ों को क्लियर करें। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं आखिर, कस्टम एक्ट में या कस्टम लॉ में। हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? और यहाँ इंडिया का मतलब वो मत समझ लेना कि हर जगह इंडिया का मतलब यही होगा। यहाँ इंडिया का मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को क्लियर कट डिफाइन करने से है। तो इंडिया मीन्स लैंड मास ऑफ इंडिया, बट डज नॉट इंक्लूड 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। दीज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द लैंड मास ऑफ इंडिया। सर ये सी का मतलब क्या है? सी मतलब समुद्र। समुद्र की जो लहरें होती हैं, ढंग से समझना, वो कुछ ऐसे होती हैं, ऐसे नहीं होती। अगर ऐसे होता तो हम माइल्स लिखते। ये नॉटी है। क्या है? ये नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है। किसमें? नॉटिकल माइल्स में। क्यों? यानी यहां पर मेजरमेंट का तरीका सी का क्या होता है? नॉटिकल माइल्स, नॉट माइल्स, नॉट किलोमीटर, बट नॉटिकल माइल्स। सी कितना शामिल है सर? जहां तक देखो वहां तक पानी ही पानी। हिंदुस्तान के तट पर खड़े हो जाओ और जहां तक दिखे वो सब हिंदुस्तान का। क्यों? ऐसा नहीं है, उसके लिए भी बंटवारा हुआ है। सोचो, पानी का भी क्या हुआ है? बंटवारा हुआ है। ये हाँ, अब पूरा तो हम जानते नहीं बनाना। ये 12 नॉटिकल माइल्स हैं। ये प्लस 12 नॉटिकल माइल्स और हो गए, और ये प्लस 176 नॉटिकल माइल्स और हो गए। यहाँ तक इसको 12 नॉटिकल माइल्स बोलो, यहाँ तक इसको 24 नॉटिकल माइल्स बोलो, और यहाँ तक इसको 200 नॉटिकल माइल्स बोलो। क्लियर है? 3 चीज़ें देखनी है। इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इसको क्या कहते हैं? इंडियन कस्टम वाटर। कंफ्यूज्ड? इसको हम क्या बोलेंगे? इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ तक हम बोलेंगे टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इसको हम बोलेंगे इंडियन कस्टम वाटर, और 176 नॉटिकल माइल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्लियर है? नोट करें तो फिर हम इसको बताएं तीनों को। ये तीनों समझ में आया? इंडियन टेरिटोरियल वाटर, इंडियन कस्टम वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ।
इसको क्या बोलते हैं मिलाकर? हाँ बोलो, तुम कुछ बोल रहे थे, बीच में रुक गए थे। कंटिन्यूअस जोन ऑफ इंडिया। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस जोन ऑफ इंडिया। यानी इंडियन टेरिटोरियल वाटर एंड इंडियन कस्टम वाटर दोनों को मिला करके हम बोलेंगे कंटिन्यूअस जोन ऑफ इंडिया। क्लियर? यानी 24 नॉटिकल माइल्स तक। थोड़ी स्पीड ले आओ। तुम लोग जब समुद्र में जाते हो, गए हो तो अच्छी बात है, नहीं गए हो तो ये मालूम होगा कि ऐसा नहीं जहाँ पानी है कूदे तो डूब गए, धीरे धीरे नीचे जाते हैं, नीचे गहराई बढ़ती जाती है कि नहीं? पहली बात तो वो लैंड मास में आएगा या सी साइड में आएगा? वो सी एरिया में आएगा या लैंड मास में आएगा? वो जमीन का हिस्सा होगा या समुद्र का हिस्सा होगा? अब मैं आपको बताता हूं बेस लाइन। क्या बोला? बेस लाइन, इट इज अ लोअर वाटर मार्क अलोंग द कोस्ट। तट के साथ लगा हुआ लोअर वाटर साइज। अच्छा सर, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। कंटिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया, इसको जरा थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। इसने यही बताया है, पानी धीरे 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 बढ़ता चला जाता है और तब तक बढ़ता है जब तक कि अचानक वो गहराई में नहीं चला जाता। एक समय ऐसा आता है कि वो अचानक गहरा हो जाता है। हो जाता है? हो जाता है, नहीं हो जाता? उसको बोला गया कंटिनेंटल शेल्फ। जरा देखो कैसे। कंटिनेंटल शेल्फ इज द पार्ट ऑफ द सी फ्लोर। सी फ्लोर, फ्लोर, यहां पर फ्लोर का मतलब ये है, वहां फ्लोर का मतलब जमीन। कंटिनेंटल शेल्फ इज द पार्ट ऑफ द सी फ्लोर एट ज्वाइनिंग, जो जुड़ा हुआ है, और लैंड मास, जिसके साथ क्या जुड़ी हुई है? उस पानी की सतह के साथ क्या जुड़ा हुआ है? जमीन। क्लियर है? तो पानी की छत और उसके नीचे लगी हुई जमीन, एट ज्वाइनिंग। एट ज्वाइन मतलब जुड़ा रहना। अ लैंड मास वेयर द डेप्थ, जहां गहराई ग्रेजुअली इंक्रीजेस बिफोर इट प्लंग्स इनटू द ओशन डीप, अचानक गहराई में चले जाना। इसको क्या कहेंगे? कंटिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया। क्लियर? हाँ या ना? अच्छा, नहीं, अब यहाँ समुद्र तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये पानी होता है और ज़मीन नीचे से बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और अचानक गहरा हो जाता है। हम इसकी बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। ठीक। अब बेसलाइन किसको होता है? अब तुम लोग बताओ। इट इज द लोअर वाटर मार्क, इट इज अ लोअर वाटर मार्क अलोंग द कोस्ट। कहां से स्टार्ट करोगे? इधर से या इधर से? क्लियर है? ये तो जमीन का हिस्सा है जो ज्वाइन किया हुआ है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया। क्लियर? अच्छा सर, हम लोग को आप इंडियन टेरिटोरियल वाटर और इंडियन कस्टम वाटर पढ़ा क्यों रहे हैं? जब भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो मेरे वर्ड्स पर ढंग से सुनना कि मैं कौन सा वर्ड बोल रहा हूँ। मैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर बोल रहा हूँ या इंडियन कस्टम वाटर बोल रहा हूँ? थोड़ा क्लियर कर देते हैं, आगे तो क्लियर होगा ही होगा। सर इंपोर्ट क्या होगा और एक्सपोर्ट क्या होगा, मैं केवल हिंट दे रहा हूँ, मैं इसको पढ़ाने नहीं जा रहा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स कमेंसेस, सामान का इंपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। सामान आ रहा है हिंदुस्तान में, इसके आगे भी दुनिया है, ऐसा नहीं इसके आगे समुद्र खत्म, इसके आगे भी दुनिया है। यहाँ से सामान चला, अभी यहीं पर है, क्या इंपोर्ट हो गया? ना बाबा ना। यहाँ आ गया, क्या इंपोर्ट हो गया? ना बाबा ना। यहाँ आ गया, क्या इंपोर्ट हो गया? ना। इंपोर्ट तो तब माना जाएगा जब वो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को टच कर लेगा, सॉरी टच कर लेगा। क्लियर है?
बोलो भाई, लिखा हुआ है इंपोर्ट ऑफ गुड्स कमेंसेज व्हेन दे क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया बट कंटिन्यूज, कब तक बात की बात है, लेकिन कमेंस हो गया, इंपोर्ट स्टार्ट हो गया, इंपोर्ट स्टार्ट हो गया, इंपोर्ट खत्म नहीं हुआ, इंपोर्ट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस वन पॉइंट एंड एक्सपोर्ट स्टार्ट्स इसको क्रॉस करने के बाद, ये जब तक सामान यहाँ है वो हिंदुस्तान का माना जाएगा, हिंदुस्तान की जमीन पर माना जाएगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कंप्लीट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कंप्लीट। इंपोर्ट के केस में बताया इंपोर्ट स्टार्ट, इंपोर्ट खत्म नहीं, इंपोर्ट स्टार्ट, और एक्सपोर्ट के केस में बताया गया एक्सपोर्ट कंप्लीट। कैसे? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कंप्लीट व्हेन द गुड्स क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। अब हमारे हाथ में नहीं है सामान, यहां से वो क्रॉस कर गया। क्लियर है? और जैसे ही सामान आता है इसको टच करके अंदर आया, इसका मतलब इंपोर्ट स्टार्ट, खत्म नहीं। एक्सपोर्ट तो हो सकता है यहीं से स्टार्ट हो गया हो, लेकिन एक्सपोर्ट खत्म होगा जैसे ही इसको क्रॉस करेगा। क्लियर है? तो ये टैक्सेबल एवेंट हमें बताता है, क्या बताता है? सोचो ना कितनी बड़ी बात है। टैक्सेबल एवेंट फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट स्टार्ट्स, टैक्सेबल एवेंट फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कंप्लीट्स। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई बात? दोनों में फ़र्क समझ में आया? अभी हम फालतू की बात कर रहे थे, मतलब अभी इसका कोई रेलिवेंस नहीं था। अब इसकी बात करते हैं, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, 12 नॉटिकल माइल्स प्लस 12 नॉटिकल माइल्स प्लस 176। अब हम इसको बोलेंगे 12, 24 और 200। ये 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अगर कोई जहाज आ गया गलती से ही सही, कैसे? ड्राइवर का दिमाग खराब था, वो पागल नहीं था, उसका दिमाग खराब था, उसने मोड़ दिया, हो गया। तो उसने इसके अंदर एंट्री कर ली। तो बेटा जैसे ही इसके अंदर एंट्री की, अब बेटा बिना टैक्स दिए तुम जा नहीं सकते, तुम जा नहीं सकते। तो पहले टैक्स दो तब जाओ। तुम्हारा इरादा भले ही इंपोर्ट का ना रहा हो, यहाँ लाने का ना हो, बावजूद इसके अगर यहाँ पर एंट्री कर गए बेटा, तो साइड पे आओ, सामान चेक कराओ, टैक्स दो और बेटा जाओ तुम्हें जहाँ जाना है। और अगर आप यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से कोई जहाज जा रहा है, पाकिस्तानी बोट यहाँ से गई, अमेरिकन बोट यहाँ से गई, वेसल जा रहा है, तो इंडियन गार्ड्स को राइट है उनको रोकने का, उनसे पूछने का, सामान देखने का। बम तो नहीं ले जा रहे, मेरी बात समझना। हाँ, कौन सा सामान? लॉग बुक दिखाओ अपनी, क्या दिखाओ? लॉग बुक दिखाओ, आपके पूरे शिप में क्या क्या रखा हुआ है सामान, वो दिखाओ। ऐसे नहीं जा सकते आप। और अगर सामने वाला ना नुकुर करे, भागने की कोशिश करे, तो उसके ऊपर आप गोले छोड़ सकते हैं, ये अधिकार है। अभी तुम लोगों ने न्यूज़ में भी कुछ समय पहले सुना था कि पाकिस्तानी बोट इंडिया के वाटर में आ गई थी, उनको दौड़ा करके उड़ा दिया गया। तो उड़ाने का अधिकार था तभी उड़ाया गया। क्लियर है? इधर रहता तो नहीं उड़ाते, वो पावर नहीं है। इधर रहता तो पावर नहीं है, इधर है तो हमारे कब्जे में है। इसके अंदर हम इंपोर्ट नहीं मानेंगे। आप आ सकते हो, जा सकते हो, सामान चेक कराना अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर आप नहीं रोकोगे बेटा तो बम भी फेंक देंगे। इसके अंदर अगर आप आ गए तो बिना ड्यूटी दिए बेटा जा नहीं सकते, भले ही आपके इरादे यहाँ से जाने के ना हों। इसके अंदर कोई भी आए, कोई भी जाए, है इंडिया का, है इंडिया का, लेकिन कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। इसके बाहर तो इंडिया का राइट भी नहीं है, वो तो इंटरनेशनल वाटर का पार्ट है, इसका हिस्सा है। पार्क याद आ रहा था, तो वाटर पार्क होता है ना, इंटरनेशनल वाटर का पार्क याद आ रहा था, वाटर पार्क, तो इंटरनेशनल वाटर का वो पार्ट है। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेचारी मछली
मछली जल की रानी है, वो तैरते तैरते यहाँ आ गई। क्या इंपोर्ट मान लेंगे? हाँ, अगर यहाँ से कोई जहाज वाला मछली पकड़ करके यहाँ ले आता है तो वो भी इंपोर्ट मान लिया जाएगा। इंपोर्टेड मछली थी यहीं की थोड़ी देर पहले घूमती घूमती वहाँ चली गई तो इंपोर्टेड मछली। तुम लोग का एक डाउट मैं दूर कर दूँ बहुत बड़ा। ये पेन मैंने अमेरिका से मंगवाई है मान लो, तो इसको कौन सा गुड्स कहा जाता है? अरे जब हम अमेरिका से मंगवाएं तो कौन सा गुड्स है ये इंपोर्टेड गुड्स नहीं है। गलती से भी ना बोल देना। अगर गलती से भी बोल दिए इसका मतलब यू आर अ स्मगलर, यू आर एन अमरीश पुरी, यू आर अ अमरीश पुरी। जैसे अमरीश पुरी काम करता था पिक्चरों में स्मगलिंग का काम। अगर आप बिना स्मगलिंग कोई बुरी बात नहीं है, तुम लोग को अगर समझ में आता है स्मगलर तो समझ में आता है एक चोर डाकू टाइप का, अमरीश पुरी टाइप का। स्मगलिंग हर एक नॉर्मली बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो हम लोग के बीच में भी यहाँ बैठे होंगे, जो टैक्स चोरी करे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में वो स्मगलर है। बात खत्म, सोचना मना है। अरे हाँ भाई, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। तुम लोग गलत जानते थे, पिक्चरों ने इमेज बनाई हुई है स्मगलर की बड़ी खराब, तो स्मगलर बेचारे सीधे साधे भी होते हैं, करोड़ों रुपए दान दक्षिणा भी देते हैं। अरे मजाक नहीं कर रहा, करोड़ों रुपए दान दक्षिणा भी देते हैं। हाँ, बस टैक्स चोरी करते हैं और कुछ नहीं है। अगर ये सामान मैंने बोल दिया ये इंपोर्टेड गुड्स है तो मुझे जेल हो जानी चाहिए। इंपोर्टेड गुड्स तब तक इंपोर्टेड रहता है जब तक उस पर ड्यूटी ना दी गई हो, और जब इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी दे दी गई तो वो इंपोर्टेड नहीं, वो इंडियन गुड्स हो गया। दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने इस पर ड्यूटी पे कर दी है। अब क्लियर है? तो अब मैं इसको क्या बोलूँगा? दिस इज़ एन इंडियन गुड्स, इट इज़ नॉट अ इम्पोर्टेड गुड्स। इम्पोर्टेड गुड्स कहूँगा तो इसका मतलब मैंने टैक्स की चोरी। कई लोग शान से बोलते हैं ये इम्पोर्टेड है, ये कालीन इम्पोर्टेड है, तो बेटा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जेल चलो। ठीक है ना? तो इम्पोर्टेड का मतलब दूसरा होता है फिलहाल। तो इंडिया मीन्स समझ में आया? इंडिया को मैं डिफाइन करता हूँ। इंडिया मीन्स लैंड मास ऑफ इंडिया बट एक्सक्लूडिंग 100% EOU, SEZ, STP, HTP, extend up to 200 nautical miles from the coast line of India। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया से 200 nautical miles तक ये इंडिया का हिस्सा है। क्या है? इंडिया का हिस्सा है। पक्की बात। मैं गुड्स की डेफिनेशन बता दूं। हम लोग को ये भी तो समझ में आया गुड्स क्या है। इंडिया समझ में आया। अब गुड्स का इंपोर्ट, गुड्स का एक्सपोर्ट, गुड्स का इंपोर्ट, गुड्स का एक्सपोर्ट। गुड्स मीन्स व्हाट? हम किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स की बात कर रहे हैं। और सुनोगे तो आंखें फटी की नहीं, उसके बाद बंद भी कर सकते हो। अगर सुनोगे तो थोड़ा आश्चर्य होगा। गुड्स मीन्स व्हाट? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में जो वेसल होता है, क्या वो इंपोर्ट होता है कि उसका सामान इंपोर्ट होता है? ना, वेसल भी इंपोर्ट होता है। एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, क्या वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है? हाँ जी, वो भी इंपोर्ट, वो गुड्स है। तो वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल ये तो गुड्स हैं ही हैं। ये तो गुड्स हैं ही हैं। बैगेजेस जो उनके अंदर सामान रखे हुए हैं, बैगेजेस कहते हो ना, बैग एंड बैगेजेस। बैगेज यानी सामान। अब मैं अगर ट्रैवलर हूँ, मैं अगर यात्री हूँ, पैसेंजर हूँ, मैंने अपने साथ कोई बैगेज ले रखा है तो वो अकम्पेंड बैगेज कहलाएगा, मेरे साथ आया हुआ सामान। बोलो, कभी कभी क्या होता है बैगेज पहले आ जाता है, पैसेंजर बाद में आता है। यहाँ पैसेंजर आ चुका होता है, बैगेज पीछे से आ रहा होता है दूसरे से, उसको हम कहते हैं अनअकम्पेंड बैगेज। अनअकम्पेंड बैगेज। तो बैगेज इंक्लूड्स कंपेंड एंड अनअकम्पेंड। अकम्पेंड बैगेजेस एंड अनअकम्पेंडेज बैगेज दोनों शामिल होते हैं। बैगेज में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा गुड्स में क्या क्या आएगा, यानी हम वहाँ से अपना ड्रेस ले आ रहे हैं, शर्ट पैंट अपने बैग में भर कर ले आ रहे हैं, तो वो भी गुड्स है। वो भी क्या है? गुड्स है। तो अकम्पेंड बैगेज एंड नॉन अनअकम्पेंड बैगेजेस दोनों चीज़ें शामिल हैं।
तो एयरक्राफ्ट, वेसल एंड व्हीकल, बैगेजेस, स्टोर्स, मालूम होगा जहाज पे तेल भरा हुआ है, फ्यूल, ईंधन, नट बोल्ट रखे हुए हैं, लूज टूल्स रखे हुए हैं, स्टोर्स रखा हुआ है सामान लोगों के खाने पीने का, वो भी क्या कहलाएगा? गुड्स। अरे बाप रे बाप, गुड्स में क्या क्या चीज़ें हैं? अजीब लग रहा होगा ना, गुड्स में क्या क्या चीज़ें हैं? वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, बैगेजेस, स्टोर्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एनी अदर मूवेबल आइटम्स। अब इमूवेबल तो हो नहीं सकता उसमें मूवेबल ही होगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट मिलता है, दैट इज ऑल्सो टू बी नोन एज गुड्स। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज योर एनी अदर मूवेबल आइटम्स। तो क्या क्या शामिल हुआ गुड्स की डेफिनेशन में? वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल, उसके साथ बैगेजेस, स्टोर्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एनी अदर मूवेबल आइटम्स। याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद रखोगे? भूल जाओगे? याद रखोगे। गुड्स की डेफिनेशन, सर सेक्शन आप नहीं बता रहे, जरूरत नहीं है, फिलहाल 222 है, छोड़ देते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 22। क्या देखा अभी तक हमने? दो की डेफिनेशन देखी, इंडिया एंड गुड्स। इंडिया की डेफिनेशन देखी, इंडिया मीन्स लैंड मास ऑफ इंडिया बट एक्सक्लूड 100% EOU, SEZ, STP, HTP and extend up to 200 nautical miles from the coastal line of India, coastal line of sea। अच्छा, दूसरा हम लोगों ने गुड्स की डेफिनेशन देखी। गुड्स की डेफिनेशन में क्या देखा? वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, स्टोर्स, बैगेज, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एनी अदर मूवेबल आइटम्स। क्लियर है? बोलो ना। तो अब हमको कोई फंसाएगा नहीं, हमको समझ में आ गया गुड्स का मतलब क्या होगा। हमको ये समझ में आया टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया का मतलब केवल 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट कमेंस होता है, और जब एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट कंप्लीट होता है। पक्की बात है। चार्जिंग सेक्शन जरा ढंग से देखें, एक बार हल्का सा चार्जिंग सेक्शन बता दें, उसके बाद टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ बता दें, तुम लोग का बेस लगभग क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इसके आगे अब स्टार्ट कर सकेंगे अपनी कस्टम एक्ट को। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 12 कहता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चार्जिंग सेक्शन किसी भी चीज़ का, चाहे वो कोई भी एक्ट हो। ये सेक्शन चार्ज करेगा एक्सपोर्ट को एज वेल एज इंपोर्ट को। ये सेक्शन चार्ज करेगा एक्सपोर्ट को एज वेल एज इंपोर्ट को, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट। इस एक्ट को में अगर कुछ लिखा है कुछ रिवर्स, तो वो रिवर्स मानो, या कोई एक्ट इसको सपोर्ट करते हुए जो है। अदरवाइज नॉर्मली हम ये चीज़ ले करके चलेंगे, अदरवाइज नॉर्मली हम ये चीज़ अपने माइंड में सेट करके चलेंगे। सर क्या? ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेविड, कस्टम ड्यूटी लेविड होती है एट सच रेट्स एज मे बी स्पेसिफाइड अंडर द कस्टम्स टैरिफ एक्ट और एनी अदर लॉ ऑन गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, गुड्स इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। कस्टम ड्यूटी शैल बी लेविड, custom duty shall be levied at the rates specified in Customs Tariff Act 1975 on the import of goods into India or the export of goods from India। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा सर एक बात बताइए, क्या हम लोग कस्टम एक्ट में गवर्नमेंट गुड्स एंड नॉन गवर्नमेंट गुड्स दोनों को अलग अलग लेकर चलेंगे या उनको एक जैसा मानकर ट्रीट करेंगे? क्या कस्टम एक्ट में गवर्नमेंट गुड्स के साथ भी वही ट्रीटमेंट होगा जो नॉन गवर्नमेंट गुड्स के साथ होता है? कस्टम एक्ट में गुड्स का मतलब है, लेकिन क्या गवर्नमेंट गुड्स को अलग मान करके ट्रीट करेंगे और नॉन गवर्नमेंट गुड्स को अलग? कहा गया ना,
जिस तरह का ट्रीटमेंट आप नॉन गवर्नमेंट गुड्स के साथ करेंगे वही ट्रीटमेंट आप गवर्नमेंट गुड्स के साथ करेंगे, जो ट्रीटमेंट आप गवर्नमेंट गुड्स के साथ करेंगे वही ट्रीटमेंट आप नॉन गवर्नमेंट गुड्स के साथ करेंगे। सर चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 12 है, कस्टम एक्ट का सेक्शन 12 जो चार्जिंग सेक्शन को बताएगा। बोलता है कस्टम ड्यूटी शैल बी लेविड एट द रेट्स स्पेसिफाइड इन कस्टम एक्ट 1975 on the importation of goods into India or the goods exportation from India. Is it okay? गवर्नमेंट गुड्स और नॉन गवर्नमेंट गुड्स दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा ही होगा, दोनों में कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा जी, दो रेट्स ऑफ ड्यूटीज बता दें। दो तरह की रेट ऑफ ड्यूटीज़ बताई गई हैं। पहला बोलता है प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी और दूसरा बोलता है स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी। ढंग से सुनना, नाम में ही काम है। प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी एंड दूसरा बताया गया स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी। हम लोग जिस ड्यूटी की बात करेंगे नॉर्मली, सामान आया रेट दो, सामान गया रेट दो, नॉर्मली हम उसको स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सामान हैं जिनको अगर हम इंपोर्ट करते हैं, जिनको कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है स्पेसिफिक रेट्स ऑफ ड्यूटी से, कोई भी ऐसा रेट ऑफ ड्यूटी जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है, उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी। लेकिन कुछ सामान ऐसे हैं जो इंपोर्ट से रिलेटेड हैं, केवल इंपोर्टेड गुड्स की बात हो रही है। एक्सपोर्ट को तो पूरा बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंपोर्ट। अगर कोई सामान इंपोर्ट होता है इनटू इंडिया और उस पर एक स्पेसिफिक ड्यूटी लगती है जो नोटिफाई की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसको हम कहेंगे प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। अगर नॉर्मल ड्यूटी यानी स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी नहीं चार्ज होती है, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी के अलावा कोई स्पेसिफाइड ड्यूटी है, नोटिफाइड ड्यूटी है, तो उसको हम कहेंगे प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। क्लियर रहेगा? इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैंने कभी बोला प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी तो ये समझ लेना दैट इज अदर देन स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी, यानी कि दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड, दैट इज द नोटिफाइड रेट। इज इट ओके? बोलो ना। अच्छा, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज क्या हैं सर जी? टाइप्स ऑफ ड्यूटीज होती हैं इतनी, कितनी टाइप्स ऑफ ड्यूटीज क्या हैं? 7। ये है 7। ठीक। एक रेडी पिक्चर आई थी, उसमें शायद सलमान खान को बोल रहा है कि मेरा बेटा 5वीं पास है, 5वीं तो याद है? तो कह रहा है नहीं ये 2 ज़्यादा हो गए, कह रहे मैं कम पढ़ाई तो नहीं था कि नहीं, रेडी में ही था शायद, नहीं देखिए उसमें एक गाना भी था ना। अच्छा वो गाना मैं भूल गया जो बीच में याद आ रहा था, टंकी वाला। अभी गूगल चल रहा है, चलो सर्च इंजन चालू है, अभी रुकेगा तो आवाज़ आएगी ची करके। 7 तरह की ड्यूटीज़ हैं। कितने तरह की ड्यूटीज़ हैं? 7 तरह की ड्यूटीज़ हैं। सात तरह की ड्यूटीज़ हैं। पहली जो ड्यूटी कही जाती है, ढंग से सुनना, बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। दैट्स इट। पहला बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, गिन रहे हो ना? 7 से कम तो नहीं बता रहे। बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी या स्पेसिफिक ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स एंड लास्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटी। 7 तरह की ड्यूटीज़ हैं जो हम लोग को पढ़नी है। कितनी? तो बोलो ना, 7। बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। दैट्स इट।
2 बार लिखो जरा कॉपी में इन सारी ड्यूटीज़ के नाम। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है ना? नाम भूल गए, नाम क्या है जरा देखो। बेसिक कस्टम ड्यूटी, हमको बोलने तो। बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। दैट्स इट। बच्चे ने कहा कि सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होता है। आपने देखा होगा कि समुद्र के बीच में मशीनें लगी रहती हैं, ऊपर से धुआं निकलता है, ऑयल रिफाइनरीज होती हैं। टीवी में देखा होगा, बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र के बीच में रखा हुआ है सामान, मशीन काम कर रहा है, होता है ना। इंडिया का अधिकार है उस पानी पर, पानी के नीचे, पानी के ऊपर, सब पर। एवन सोन, अगर ये जो हवा है, क्या इस पर हमारा अधिकार है? अरे ये जो आकाश में बादल उड़ रहा है, क्या वो हमारा इंडिया का है? अरे जो बादल उड़ रहा है, हवा जा रही है, वो इंडिया की है? हाँ, वो इंडिया की है। मैंने कहा जमीन से ऊपर का सारा हिस्सा, पूरा गगन हमारा है। जमीन के नीचे अंदर जितना मटेरियल है वो सब आपका है। आप जिस तरह उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। क्लियर है? मेरे हिसाब से पहले दिन के लिए दैट इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि अब ज़्यादा आप लोगों में कुछ है नहीं। हम लोगों ने क्या सीखा? कस्टम ड्यूटी। कस्टम क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगता है। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी, दोनों को मिला करके होती है। कस्टम किसको डिफाइन करता है? गुड्स को डिफाइन करता है, जो हम लोगों ने देख लिया। गुड्स में तुम लोग का वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल, जिसको हम शॉर्टकट में कन्वीनियंस नहीं बोलते, कन्वीनियंस बोलते हैं। कन्वीनियंस तो मतलब सुविधा होती है, कन्वीनियंस मतलब ये 3 चीज़ें, ठीक है ना। वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल। स्टोर्स, बैगेजेस, जिसमें शामिल है अनअकम्पन्ड बैगेजेस, जो आपके आने के बाद या बाद में आए या पहले आ जाए। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एनी अदर मूवेबल आइटम्स। क्लियर है? हाँ है ना। गुड्स देख लिया, कन्वीनियंस देख लिया। इंडिया मीन्स लैंड मास ऑफ इंडिया एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, ये भी देख लिया। और उसमें हम लोगों ने देखा था पहले 12 नॉटिकल माइल्स, इसको हम लोग नाम देते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर, इंडियन कस्टम वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इन दोनों को मिलाकर कंटिजियस जोन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर कोई जहाज़ यहाँ से आता जाता है, सर्ज, सीज और उसको डिस्ट्रॉय करने का राइट है, ड्यूटी ना लो। लेकिन अगर कोई यहाँ इंडिया में घुस गया तो बेटा इंपोर्ट हो गया, बिना ड्यूटी दिए अब आप जा नहीं सकते। इज इट क्लियर? यहाँ पर कोई भी आ और जा सकता है, यहाँ पे कोई भी आ और जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अधिकार किसका है? हिंदुस्तान का। ये इंटरनेशनल वाटर एरिया है, ठीक है ना, पार्ट है, पार्क नहीं है। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ हम लोगों ने 7 तरह की ड्यूटीज़ देख ली, 2 तरह के शेड्यूल देख लिए कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में, जिसमें फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल आपको इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में बताता है और सेकंड शेड्यूल आपको एक्सपोर्ट। 2 तरह की रेट ऑफ ड्यूटी देखने को मिलेंगी, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी एंड स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी। नॉर्मली हर ड्यूटी को नॉर्मली हम लोग स्टैंडर्ड रेट बोलते हैं, लेकिन अगर कोई ड्यूटी स्पेसिफाइड है, नोटिफाइड है इंपोर्टेड गुड्स पर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, उसको हम कहेंगे प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। सामान कुछ होते हैं, सुन लो, प्रोहिबिटेड गुड्स। क्या होते हैं? प्रोहिबिटेड, जिसको बिल्कुल मना किया गया है चीज़ों को आने और जाने से, प्रोहिबिटेड गुड्स। Prohibited goods means any goods the import or export of which is subject to any prohibition under the custom act। कस्टम एक्ट से बिल्कुल मना किया गया है, ऐसे सामान को आप ला नहीं सकते, नहीं ला सकते, ऐसे सामान को आप ले नहीं जा सकते, इसको कहा जाता है प्रोहिबिटेड गुड्स। क्या बोला जाता है? प्रोहिबिटेड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर सर्टेन गुड्स विच आर लाइकली टू बी स्मगल्ड इनटू इंडिया। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो स्मगलर लाते हैं, जैसे सोना, गोल्ड, नोटिफाइड गुड्स हैं, जिसको ज़्यादा स्मगलिंग की जा सकती है, वो नोटिफाइड गुड्स हैं। सोचो, नोटिफाइड गुड्स नोटिफाइड हैं, रेट ऑफ ड्यूटी नोटिफाइड है नहीं है। रेट ऑफ ड्यूटी जब नोटिफाइड होती है इंपोर्टेड गुड्स पर, तो वो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी कहलाई जाती है। सामान अगर नोटिफाइड हो तो इसका मतलब ये सामान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिंदुस्तान में, इसको खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है, कम रेट देना चाहते हैं तो लोग स्मगलिंग करते हैं। क्लियर है? तो नोटिफाइड गुड्स वो जिसको स्मगलिंग करने की चांसेस ज़्यादा हों, ये नोटिफाइड कहेगा। स्पेसिफाइड गुड्स वो जिसको एक्सपोर्ट करने की चांसेस ज़्यादा हों। एक्सपोर्ट मतलब बिना ड्यूटी दिए हुए, तो उसको स्मगल करके भेजा जाना, स्मगल करके ले आना, इसको हम नोटिफाइड गुड्स कहते हैं। अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है तो स्मगल करके ले जाना, उसको हम स्पेसिफाइड गुड्स कहेंगे। ट्रांजिट गुड्स, सामान यात्रा में है, रास्ते में है, किस रास्ते में है, इसके अंदर या इधर। ट्रांजिट गुड्स आर द गुड्स बॉट टू इंडिया ऑन बोर्ड ऑन एनी वेसल एयरक्राफ्ट बट दोज आर नॉट अनलोडेड एट अ प्लेस ऑफ अराइवल। सामान अभी यहीं पर है, अभी अनलोड जहाज पर ही। एक सामान कहलाता है कोस्टल गुड्स। कौन सा गुड्स? एक कहलाता है ट्रांसशिपमेंट गुड्स। फिलहाल बाद में देखेंगे सर, एक दिन में बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा सर पर। ट्रांजिट गुड्स वो जो रास्ते में हो, अनलोड ना किए गए हों। ट्रांसशिपमेंट गुड्स वो जो अनलोड किए गए हैं, फिर से दूसरे पर लाद देना है ले जाने के लिए। पढ़ देते हैं। These are the goods unloaded at the place of arrival but those are sent to some other place without payment of duty। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट में एक सामान उतरा है, अभी उसको लादना है, फिर से वो सामान दूसरे पोर्ट पर जाएगा, उसको कहेंगे ट्रांसशिपमेंट। ट्रांजिट में नहीं है, उतर चुका है, लेकिन फिर इसको लाद करके ले जाना है। कोस्टल गुड्स, ऑल गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स विच आर सेंट फ्रॉम वन कोस्टल पोर्ट टू अनदर विद इन इंडिया। कोई सामान अगर हिंदुस्तान में ही भेजना हो तो इसको हम कोस्टल गुड्स कहते हैं। हिंदुस्तान के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक अगर भेजना हो तो इसको हम कोस्टल गुड्स कहते हैं। ट्रांसिट गुड्स जो विदेश से आ रहा है, रास्ते में है, प्लेस ऑफ अराइवल पर उतरा नहीं है, जहाज़ पर ही है, उसको हम कहेंगे ट्रांसिट गुड्स। ट्रांसशिपमेंट गुड्स जहाज़ से उतार दिया गया है, आया है, उतार दिया गया है, लेकिन फिर इसको ले जाना है। कोस्टल गुड्स जो हिंदुस्तान का ही सामान है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जाना है, उसको हम कोस्टल गुड्स कहेंगे। अब समझ में आई बात? ये वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग हम लोग को पता होनी चाहिए। जब हम कोस्टल गुड्स बोलेंगे तो ये मत समझना जो एक्सपोर्ट के लिए है ना, वो हिंदुस्तान में ही चक्कर काटेगा। ट्रांसशिपमेंट, सामान बाहर से आया है, अभी दूसरे पोर्ट पर जाना बाकी है। ट्रांजिट गुड्स जो अभी जहाज़ से उतरा ही नहीं है, वो ट्रांजिट गुड्स है। क्लियर है? याद रहेगा इतना कि भूल जाओगे? बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।